मेरा एक दोस्त रावलपिंडी में रहता था। ये दोस्त मुझसे उम्र में भी सीनियर था, शादीशुदा भी और बाल बच्चों वाला भी। मैं सर्दियों के दिनों में उससे मुलाकात के लिए रावलपिंडी आ गया। हमारा प्रोग्राम था, हम दोनों चंद दिन ही रावलपिंडी रहेंगे, उसके बाद बर्फ़बारी देखने के लिए मरी चले जाएंगे और मैं एक हफ़्ता गुजार कर वापस भावलपुर आ जाऊंगा। मैं 10 घंटे के तवील सफ़र के बाद शाम के वक़्त रावलपिंडी पहुंचा। शहर शदीद सर्दी की लपेट में था। मैं रक्षा लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। मैं गर्म जोशी से उससे लिपट गया। वो भी मुझे गले मिला, लेकिन मैंने महसूस किया उसके मुआनके में गर्म जोशी नहीं। वो मुझे अपनी बैठक में ले गया। उसने चाय का बंदोबस्त किया और मेरे सामने बैठ गया। मैं उससे बिला तकान गुफ्तगू करता रहा, मगर वो गुफ्तगू में मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो बातचीत के दौरान खो जाता था। मैं उसकी गैर हाजिर दिमागी पर खामोश हो जाता था तो उसे बड़ी देर तक मेरी चाप का अंदाज़ा तक नहीं होता था। उसने मेरे सफ़र के बारे में भी नहीं पूछा। मेरे लिए उसका ये ठंडा रवैया परेशान कुन था। मेरी परेशानी उस वक़्त मज़ीद बढ़ गई जब उसने मुझसे पूछा, आप खैरियत से रावलपिंडी आए हैं? मेरे लिए उसका सवाल बम साबित हुआ, क्योंकि मैं उसकी दावत पर रावलपिंडी आया था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने दूसरा सवाल पूछा, आप कितने दिन रावलपिंडी में हैं और कहाँ रहेंगे? मेरी परेशानी इंतहा को छूने लगी, क्योंकि मैं उसके घर ठहरने के लिए ही आया था। मेरा सामान तक उसके ड्राइंग रूम में पड़ा था। मैं परेशानी के आलम में उसे देखता रहा और वो खोए हुए अंदाज में मुझे घूरता रहा। मुझसे कोई बात ना बन पाई तो मैंने जवाब दिया, मैं वैसे ही एक दिन के लिए रावलपिंडी आया हूँ, कल वापस चला जाऊँगा और मैं होटल में रहूँगा। उसने असबात में सर हिला दिया और नहायत रूखे अंदाज में कहा, आप अगर मज़ीद एक दिन रुक जाएं तो हम खाना इकट्ठे खाएंगे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चाय का कप मेज़ पर रखा, अपना बैग उठाया और बैठक से निकल गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझे जाते हुए देखता रहा। उसने मुझे खुदा हाफिज़ तक कहना मुनासिब न समझा। मैं शदीद गुस्से में था। मैं वहाँ से मरी रोड पर आया, वहाँ सस्ता सा होटल लिया, नींद की गोली खाई और गहरी नींद सो गया। मैं अगले दिन भावलपुर वापस आ गया, मगर मुझे दोस्त के रवैये ने अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। मैं उस शख्स को दुनिया का बदतमीज़ तरीन, गैर मुहज़्ज़ब तरीन और मतली भी समझने लगा। मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी समझता था और उस बेवकूफ़ी पर अपने ऊपर लान तान भी कर रहा था। मैं 2-2.5 साल तक अपने मिलने वालों को ये वाक़या सुनाता रहा और लोग मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफ़रत करते रहे। आप भी अगर इस सूरत हाल का तजिया करें तो आपको भी मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफ़रत हो जाएगी। मैं तवील अरसे तक अपने दिल में उस दोस्त के ख़िलाफ़ नफ़रत पाल कर फिरता रहा, लेकिन फिर उस नफ़रत का अजीब ड्रॉप सीन हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होकर सहाफ़त में आ गया और एक दिन वो दोस्त हमारे मुश्तरका दोस्त के साथ मेरे दफ्तर आ गया। मैं उसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ा, मगर वो मेरे गले लगा और नरम आवाज़ में बोला, आप अपने गुस्से को चंद मिनट के लिए साइड पर रख दो और मेरी बात सुन लो। अगर तुम इसके बावजूद भी मुझे गलत समझो तो फिर तुम अपनी नफ़रत का सिलसिला जारी रख लेना। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। मेरी 6 बहनें थीं। वालिदैन ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में कर दी। मेरे वालिदैन पोता चाहते थे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरे यहाँ ऊपर तले 3 बेटियाँ पैदा हो गई, मगर मैं मायूस न हुआ। मैं अपने वालिदैन की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं 25 साल की उम्र में चौथी बार बाप बन गया। अल्लाह ताला ने मुझे औलादे नरीना से नवाजा। मेरा पूरा ख़ानदान खुश हो गया। मेरा बेटा ख़ानदान भर की गोद में पल कर 2 साल का हुआ, लेकिन फिर उसे तेज़ बुखार हुआ और मेरी गोद में बैठा बैठा फौत हो गया। मेरे पूरे ख़ानदान की जान निकल गई। वो खामोश हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। मेरा गुस्सा हमदर्दी में बदलने लगा। उसने पूछा, आप जानते हैं वो बच्चा किस दिन फौत हुआ था? मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, वो बच्चा ऐन उस वक़्त फौत हुआ जब आप रक्शे से अपना सामान उतार रहे थे। मेरी कनपटी में आग लग गई। उसने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, मेरे पास उस वक़्त 2 ऑप्शन थे। मैं आपको अपने दुख में शरीक कर लेता, आप भी हमारे साथ सोगवार हो जाते और आपकी छुट्टियां ख़राब हो जाती। दूसरा, मैं आपसे ये ख़बर छुपा लेता, आपको होटल जाने पर मजबूर कर देता। आप मुझसे वक्ती तौर पर नाराज़ हो जाते, लेकिन आपकी छुट्टियां और वक्त बर्बाद ना होता। मैं दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैंने अपने ख़ानदान से कहा, मेरा मेहमान आया है, आपके रोने की आवाज़ बैठक तक नहीं आनी चाहिए। मैं उसे वापस भिजवाता हूँ और हम उसके बाद अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को इत्तला देंगे। वो रुका, उसने लंबी सांस ली और बोला, मैंने आपके लिए उन हालात में जाने
चाय कैसे तैयार करवाई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरी बहनें अंदर मुँह पर सरहाने रख कर रो रही थी और मैं आपके पास बैठा था। मैं बार-बार अंदर जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। मैं उस वक़्त गहरे सदमे में था, चुनांचे मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। आप जब नाराज़ हुए और आपने अपना सामान उठाया तो मेरी टाँगें बेजान हो गईं। मैं आपके साथ उठकर बाहर तक न जा सका। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। आप जो ही गली से बाहर निकले, मेरे अंदर से चीख निकली और उसके बाद मेरे पूरे ख़ानदान ने मातम शुरू कर दिया। ये गहरा सदमा था। इस सदमे ने पहले मेरी माँ की जान ली और उसके चंद माह बाद मेरे वालिद भी फ़ौत हो गए। फिर मेरी बीवी बीमार हो गई और मैं पै दर पै सदमों का शिकार होता चला गया। मैं अब ज़रा सा संभला हूँ तो मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आपके पास आ गया हूँ। वो खामोश हुआ तो मेरी आंखें बरसने लगीं। मैं उसके सब्र, उसकी हिम्मत पर हैरान था। वो अपने इकलौते बेटे की लाश अंदर छोड़कर मेरी खिदमत करता रहा और मैं 2.5 साल तक उसे मतलबी, जाहिल, जालिम और बदतमीज़ समझता रहा। मैं उससे नफ़रत करता रहा। हम दूसरों के बारे में इतनी देर में राय कायम कर लेते हैं जितनी देर में मुर्गी का अंडा बॉयल नहीं होता।